हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इससे पहले जानते हैं हम स्टोरी के बैकग्राउंड। तो स्टोरी की शुरुआत होने से पहले ही हम देखते हैं कि हैमलेट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्टोरी शुरू होने के बाद हैमलेट अपने पिता के भूत से मिलता है, जो उसे बताता है अपनी मृत्यु के बारे में कि कैसे क्लॉडियस, उसके स्वयं के भाई ने उसकी हत्या कर दी है और उसकी विडो वाइफ, उसकी विधवा पत्नी से शादी करने के बाद वो डेनमार्क का राजा बन गया है। अब उसका घोस्ट यानी उसके पिता का घोस्ट चाहता है हैमलेट से कि वो उसकी मृत्यु का बदला ले। हैमलेट ये न्यूज़ सुन करके काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और जब वह अकेले होता है यानी एकांत में होता है तब वो अपने आप से ही बातें करता रहता है और इन्हीं बातों को, हैमलेट की इन्हीं बातों को जब ऑडियंस को तेज आवाज में सुनाया जाता है तो उसे ही हम सोलिलोक्वी कहते हैं। तो इस सोलिलोक्वी में हैमलेट सोचता रहता है कि वो अपने पिता की मृत्यु का कैसे बदला ले, वो क्या करें। तो आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन की क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ब्रिंग आउट द एनॉर्मस सिग्निफिकेंस ऑफ द सोलिलोक्वीज इन द प्ले हैमलेट। तो हैमलेट प्ले में सोलिलोक्वीज के महत्व को स्पष्ट करिए या बताइए, है ना। तो सोलिलोक्वीज है क्या, ये आपको हमने बता दिया। अब देखते हैं आंसर। सोलिलोक्वीज इज द लाउड स्पीच विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द स्टेज और ऑन द वे। तो सोलिलोक्वी एक लाउड स्पीच यानी कि तेज आवाज में खुद से की गई बात है। विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द स्टेज और ऑन द वे, जो एक कैरेक्टर स्टेज पर या रास्ते में स्वयं से ही बात करता रहता है जब वो एकांत में होता है। It is essential to the presentation of a story clearly to the audience because it provides opportunity and chance to tell the audience specific pieces of information. कह रहा इट इज एसेंशियल टू द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरी, स्टोरी के प्रेजेंटेशन में यानी स्टोरी को बताने के लिए ये क्या है, आवश्यक है। क्लियरली टू द ऑडियंस, ऑडियंस को स्पष्ट रूप से स्टोरी को बताने के लिए ये आवश्यक है, यानी सोलिलोक्वी आवश्यक है। बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू टेल द ऑडियंस स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि यह एक सुअवसर और मौका प्रदान करता है ऑडियंस को विशेष सूचनाएं प्रदान करने के लिए। विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड थ्रू नॉर्मल कन्वर्सेशन, जिन्हें एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, एक सामान्य बातचीत के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। यानी जो चीजें किसी कैरेक्टर के मन में चल रही होती हैं, जब उन्हीं बातों को तेज आवाज में ऑडियंस को बताया जाता है तो स्टोरी वहां से क्लियर होती है और जो सीक्रेट जो बातें होती हैं, जो सीक्रेट रहस्य होते हैं प्ले में, उसको ऑडियंस को बताया जाता है ताकि वे उनके अंदर, ऑडियंस के अंदर उस प्ले के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, पैदा हो सके, इसलिए सोलिलोक्वी को उसमें रखा जाता है। आगे देखते हैं। Each soliloquy advances the plot and reveals Hamlet's inner thoughts to the audience and helps to create an interest in the play. each soliloquy, प्रत्येक soliloquy advances the plot यानी प्लॉट को आगे बढ़ाती है, स्टोरी को आगे बढ़ाती है, and reveals Hamlet's inner thoughts to the audience, और हैमलेट के इनर थॉट को यानी कि अंदर के विचार को ऑडियंस से प्रकट करती है, ऑडियंस को बताती है। and helps to create an interest in the play, और प्ले में एक इंटरेस्ट पैदा करने में मदद करती है। हैमलेट हैज बीन शोन इन टू स्पीक इन 7 सोलिलोक्वीज, हैमलेट को दिखाया गया है 7 सोलिलोक्वीज में बोलते हुए, यानी इस प्ले में हैमलेट को 7 सोलिलोक्वीज में बोलते हुए दिखाया गया है। इन द फर्स्ट सोलिलोक्वी हैमलेट इज सैड। अब पहली सोलिलोक्वी की अगर हम बात करें तो उसमें हैमलेट इज सैड, हैमलेट क्या है, दुखी है। एंड डिपिक्ट्स हिज ओन पोजीशन, और वर्णन करता है अपनी स्थिति का, और जिस स्थिति में होता है उस स्थिति का वो वर्णन करता है। ही टेल्स हिज फादर्स डेथ, वो बात करता है अपने पिता के मृत्यु की। एंड देन क्विक रिमैरिज ऑफ हिज मदर टू हिज अंकल क्लॉडियस हु मर्डर्स हिज फादर, और उसके बाद अपनी माँ की शीघ्र शादी करने के बारे में
अपने अंकल क्लॉडियस यानी अपने अंकल क्लॉडियस से अपनी माँ की शीघ्र शादी करने के बारे में बात करता है, जिसने उसके पिता की मृत्यु यानी हत्या कर दी है। He loves his father and is stunned at his mother's bad conduct. He loves his father. वो अपने पिता को प्रेम करता है and is stunned at his mother's bad conduct. और stunned है यानी आश्चर्यचकित है अपनी माँ की बुरे आचरण पर वो आश्चर्यचकित है। Here he thinks that the world is full of both good and evil. यहाँ वह सोचता है कि यह संसार भरा हुआ है बोध यानी दोनों से, गुड एंड एविल यानी अच्छाई और बुराई से। यहाँ वो सोचता है कि यह संसार दोनों चीजों से, अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है। नाउ ही फील्स हिज ओन फ्लेश टू सुलीड ड्यू टू हिज मदर्स बैड कंडक्ट। अब यहाँ वो फील करता है कि उसका मांस का बना शरीर टू सुलीड यानी बहुत अधिक कलंकित है, ड्यू टू हिज मदर्स बैड कंडक्ट यानी उसकी माँ के बुरे आचरण के कारण उसका जो मांस का बना शरीर है वो बहुत ज्यादा कलंकित है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट soliloquy, नेक्स्ट पैसेज। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम ऑडियंस सी हैमलेट स्पीक इन अ soliloquy when he meets the ghost of his father and receives some disturbing news। अब सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार ऑडियंस हैमलेट को बोलते हुए देखती है इन अ soliloquy, अगली soliloquy में बोलते हुए देखती है when he meets his द घोस्ट ऑफ हिज फादर, जब वो अपने पिता के घोस्ट अपने पिता के भूत से जब वो मिलता है एंड रिसीव सम डिस्टर्बिंग न्यूज, और प्राप्त करता है एक सम डिस्टर्बिंग न्यूज, कुछ परेशान कर देने वाली डिस्टर्ब कर देने वाली खबर वो प्राप्त करता है। तो घोस्ट टेल्स हिम, घोस्ट यहाँ पे उसे बताता है दैट ही हैज बीन मर्डर्ड बाय हिज ओन ब्रदर, कि उसे उसके अपने भाई के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई है। द न्यूज डीपली अपसेट्स हैमलेट। अब ये न्यूज डीपली अपसेट्स हैमलेट, हैमलेट को बहुत अधिक परेशान कर देती है, अपसेट कर देती है, क्योंकि उसे पहले पता नहीं होता कि उसके पिता की मृत्यु कैसे होती है। लेकिन जब भूत बताता है, उसके फादर का घोस्ट जो बताता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, तो इससे हैमलेट क्या हो जाता है, डीपली अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दिस soliloquy reveals Hamlet's inner thoughts when he says that he is going to wipe away all the trivial knowledge from his brain। अब दिस soliloquy, ये soliloquy हैमलेट्स के विचारों को व्यक्त करती है यानी बताती है। when he says, जब वो कहता है कि that he is going to wipe away all the trivial knowledge from his brain, कि वो अब सभी trivial knowledge यानी सभी छोटी मोटी बातों को अपने दिमाग से हटाने जा रहा है, निकालने जा रहा है। एंड लिव बाय दाई कमांड्स, और केवल उसके यानी भूत के, अपने पिता के भूत के कमांड्स के साथ ही वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। यानी जो उसने उसके फादर के भूत ने उससे हमने से कहा है कि उसकी मृत्यु का बदला लें, तो वो कह रहा है कि वो अब अपना जीवन उसी के कमांड्स यानी अपने पिता के भूत के कमांड्स के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट। तो हम देखते हैं कि हैमलेट कहता है कि ही मस्ट लिव बाय दाई कमांड्स, कि वो अपने पिता के भूत के आदेशों का पालन करेगा, यानी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। तो आइए देखते हैं, ये उसी पैसेज का पार्ट है। नाउ ही इज कमिटेड टू एवेंज हिज फादर्स डेथ। नाउ अब वह कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। दिस soliloquy deepens more his disgust with his mother। ये soliloquy उसकी माँ के साथ उसकी नाराजगी को और ज्यादा डिपेंस कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है, यानी और माँ से और ज्यादा नाराज हो जाता है। यहाँ कह रहा इन द थर्ड soliloquy he is remorseful for not taking any action to avenge his father's death। अब तीसरी soliloquy में he is remorseful, उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है for not taking any action to avenge his father's death, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने हेतु कोई कदम न उठाने के लिए उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि पहले वो कमिट कर चुका होता है कि वो मृत्यु का बदला लेगा, और फिर जब वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाता है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। Here he talks about himself with disgust
अब वो बहुत नाराजगी के साथ स्वयं के बारे में बात करता है। He uses harsh language and calls himself by names such as rogue, whore, peasant, slave. अब यहाँ वह यूज करता है हार्श लैंग्वेज, बहुत सख्त लैंग्वेज का प्रयोग करता है, एंड कॉल्स हिमसेल्फ बाय नेम्स, और अपने आप को ऐसे नामों से बुलाता है, सच एज जैसे रोग, दुष्ट, वोर, इशारों पर नाचने वाला, एंड पीजन, स्लेव, और किसानों का नौकर। तो इस टाइप से वो अपने आप को बड़ा भला बुरा कहता है। द लैंग्वेज मेक्स द ऑडियंस सिंपथाइज विद हेमलेट। ये लैंग्वेज ऑडियंस को हेमलेट से सिंपथाइज कर देती है, यानी ये लैंग्वेज सुन करके ऑडियंस उसके साथ सहानुभूति रखती है। बिकॉज ही इज वरीड मच विद हिज मदर्स क्विक रीमैरिज एंड हिज अंकल, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चिंतित होता है अपनी माँ की शीघ्र शादी से और अपने अंकल से, जो उसकी माँ से शादी करने के लिए एक चाल चलता है। खैर अब आगे देखते हैं। इन द फोर्थ सोलोलिकी Hamlet is seen again speaking directly to the audience during his famous to be or not to be speech. कह रहा इन द फोर्थ सोलोलिकी, यानी चौथी सोलोलिकी में Hamlet is seen again, Hamlet को पुनः देखा जाता है स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस, ऑडियंस से प्रत्यक्ष रूप से बात करते हुए ड्यूरिंग हिज फेमस टू बी और नॉट टू बी स्पीच, यानी उसकी टू बी और नॉट टू बी स्पीच के दरमियान Hamlet को पुनः ऑडियंस से प्रत्यक्ष रूप से बात करते हुए देखा जाता है। यहाँ टू बी और नॉट टू बी क्या है, यानी वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, तो वो कहता है कि वो टू बी और नॉट टू बी, यानी उसका बदला लेने के लिए वो तो ऐसा बने, यानी मर्डरर बने या ना बने, है ना। तो वो कहता है टू बी और नॉट टू बी स्पीच। This soliloquy shows Hamlet's softer emotional side when he speaks of suffering. अब जिस soliloquy ये soliloquy दिखाती है Hamlet's softer emotional side, यानी Hamlet के कोमल भावुक पक्ष को दिखाती है कि उसका हृदय कितना कोमल है जब वह बात करता है अपनी सफरिंग के बारे में, अपनी कष्टों के बारे में जब वो बात करता है तब। Here he shows once again the turmoil that he is feeling. Here यहाँ वह एक बार पुनः दिखाता है द टर्मोइल, यानी जो उसके अंदर जो अप डाउन चल रहा होता है, जो उठापटक चल रही होती है, दैट ही इज फीलिंग, जो वो महसूस कर रहा होता है, उसको पुनः यहाँ दर्शाता है कि उसके अंदर जो अप डाउन चल रहा होता है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। Now he is in dilemma whether to commit suicide or to accept pain without any complaint or to fight back against them. कि now he is in dilemma, अब वो क्या होता है dilemma, यानी दुविधा में होता है, whether to commit suicide, यानी कि वो आत्महत्या कर ले, यानी अपने पिता की मृत्यु से वो इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, तो इसलिए वो कहता है, अब वो दुविधा में होता है whether to commit suicide, कि वो आत्महत्या कर ले, आर टू एक्सेप्ट पेन विदाउट एनी कंप्लेंट, या उस दर्द को बर्दाश्त करे जो उसके पिता की मृत्यु से जो उसके अंदर दर्द उत्पन्न हुआ है, उस दर्द को स्वीकार करे बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत के, आर टू फाइट बैक अगेंस्ट देम, या उस दर्द के विरुद्ध फाइट बैक करे या लड़ाई करे, यानी उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो लड़ाई करे, यानी अपने पिता के मर्डर को मार दे। So in this fifth soliloquy, he is resolute to murder his father's murder. In the fifth soliloquy, अब पांचवी soliloquy में he is resolute, वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है to murder his father's murder, अपने पिता के मर्डर को मारने के लिए वह दृढ़ संकल्पित होता है। But he is unable to do so again, परंतु वो दोबारा फिर ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं मार पाता है, because he thinks too much, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन पे। दस ऑल द सोलोलिकी शोज द डिले इन द मेंटल मेकअप ऑफ हेमलेट, इसलिए अब इस प्रकार ऑल सोलोलिकी, सभी सोलोलिकीज उसके दिखाती हैं द डिले इन द मेंटल मेकअप ऑफ हेमलेट, हेमलेट के मेंटल मेकअप को के डिले, यानी कि देरी को दर्शाती हैं कि वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाता है अपने फादर की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो सभी सोलोलिकीज उसके मेंटल मेकअप की देरी को दर्शाती हैं कि वो देर से डिसीजन लेता है। इट इज हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ, ये हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है।
दैट टर्न्स द प्ले हैमलेट इनटू ट्रेजिडी, जो हैमलेट प्ले हैमलेट को एक ट्रेजिडी में बदल देता है, यानी एक दुखांत नाटक में बदल देता है। यानी वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, इससे वो प्ले जो होता है, हैमलेट प्ले जो है, वो एक दुखांत नाटक में बदल जाता है। इन द सोलोलकीज, इन ऑल सोलोलकीज, ऑडियंस इज ऑलवेज बीइंग इंक्लूडेड, दैट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन देम। अब इन सभी सोलोलकीज में ऑडियंस को हमेशा इंक्लूड किया जाता रहा है, यानी शामिल किया जाता रहा है। दैट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन देम, जो ऑडियंस के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, एक मनोरंजन क्रिएट कर देता है, एक आनंद क्रिएट कर देता है। तो विदाउट सोलोलिकीज द प्ले हैमलेट वुड डिजनरेट इनटू अ चीप मेलोड्रामा। तो सोलोलिकी का इतना ज़्यादा महत्व है प्ले में कि विदाउट सोलोलिकीज, यानी बिना सोलोलिकी के, द प्ले हैमलेट वुड डिजनरेट इनटू ए चीप मेलोड्रामा, यानी बिना सोलोलिकी के हैमलेट प्ले जो है वो केवल एक तुच्छ नाटक साबित होता, यानी होकर रह जाता। तो सोलोलिकी का यहाँ पे इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, हैमलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।